खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर डेटा यानी कोई भी ईमेल या मैसेज इतने बड़े नेटवर्क में अपना रास्ता कैसे ढूंढता है। चलें शुरू करते हैं। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, एक ईमेल और इंटरनेट पर अरबों कंप्यूटर्स हैं, तो वो ठीक उसी एक कंप्यूटर तक कैसे पहुंचती है? ये आखिर होता कैसे है? इसको समझने के लिए हम इस पूरे अमल को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। फर्ज करें एक ही कमरे में या एक ही दफ्तर में यानी एक ही लोकल नेटवर्क पर बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ये एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? क्या वो सब पर एक साथ चलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका जवाब है एक छोटी सी डिवाइस जिसे कहते हैं नेटवर्क स्विच। और इसका काम ना कमाल का है, लेकिन बहुत सादा है। यह बिल्कुल एक टीचर की तरह है जो जानता है कि कौन सा स्टूडेंट किस कुर्सी पर बैठता है। स्विच भी बिल्कुल इसी तरह मुकामी तौर पर हर डिवाइस की जगह को याद रखता है। अच्छा, अब अगर टेक्निकल जुबान में बात करें तो इस याददाश्त को कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। देखें, हर डिवाइस का ना अपना एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। ये समझ लें कि ये उसका फिंगरप्रिंट है। तो स्विच बस ये याद रखता है कि कौन सा फिंगरप्रिंट यानी कौन सा मैक एड्रेस उसके किस दरवाजे यानी पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि स्विच ये सब सीखता कैसे है। देखें, ये काम करता है लेयर 2 पर, जिसे डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं। जब भी कोई डिवाइस डेटा भेजती है ना, तो स्विच भेजने वाले का मैक एड्रेस देख लेता है और अपनी लिस्ट में लिख लेता है। बस अगली बार जब कोई मैसेज उस डिवाइस के लिए आएगा, स्विच को पहले से ही पता होगा कि उसे कहाँ भेजना है। हाँ, अगर उसे किसी का पता मालूम ना हो तो वो सिर्फ पहली बार सबको भेजकर पूछता है कि भाई ये किसका है। चलें, ये तो हो गया कमरे के अंदर की बात। मुकामी मसला तो हल हो गया, लेकिन जब हमें डेटा इस क्लासरूम से बाहर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे नेटवर्क पर भेजना हो, तब क्या होगा? क्योंकि इंटरनेट तो ऐसे ही लाखों करोड़ों नेटवर्क से मिलकर बना है। यहां पर आती है एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक राउटिंग। आप इसे इंटरनेट की दुनिया का एक खुदकार ज़हीन जीपीएस समझ सकते हैं। इसे एक ऐसी जीपीएस की तरह सोचें जो सिर्फ रास्ता नहीं बताता, बल्कि अगर आगे ट्रैफिक जैम हो या कोई सड़क बंद हो तो वो फौरन आपको एक नया बेहतर रास्ता बता देता है। डायनामिक राउटिंग भी बिल्कुल यही करती है। ये नेटवर्क की सूरत हाल को मुसलसल देखती रहती है और हमेशा बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करती है। अब ये जादू होता कैसे? इसके पीछे हैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये असल में कुछ उसूल और ज़बानें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके सारे राउटर्स आपस में बात करते हैं। वो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से बंद हैं, और इस तरह वो सब मिलकर अपने नक्शे को हर वक्त अपडेट रखते हैं। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। ये खुद ब खुद रास्ते बना लेता है, मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर एक रास्ता खराब हो जाए तो ये पलक झपकते ही दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। ये ट्रैफिक को अलग अलग रास्तों पर भी तकसीम कर सकता है ताकि कहीं जाम न लगे। और सबसे बड़ी बात, ये इंटरनेट जैसे बेतहाशा बड़े नेटवर्क्स को आसानी से संभाल लेता है। लेकिन हमेशा से चीज़ें इतनी स्मार्ट नहीं थीं। इस जदीद जीपीएस से पहले एक बहुत पुराना और सादा तरीका हुआ करता था, जिसे कहते थे RIP यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये पुराने वक्तों के छोटे नेटवर्क्स के लिए तो ठीक था, लेकिन इसे समझने से हमें अंदाज़ा होगा कि टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये ऐसा है जैसे दोस्तों से एक वक्त में एक गली का रास्ता पूछा जाए, बगैर पूरे शहर का नक्शा देखे। बिल्कुल यही करता था RIP। राउटर्स को पूरे इंटरनेट का कोई आइडिया नहीं होता था। वो बस अपने बराबर वाले राउटर से पूछते थे कि भाई आगे कैसे जाना है, और उसकी बात पर भरोसा कर लेते थे। टेक्निकली RIP एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल था। इसका मतलब बहुत सादा है। यह सिर्फ दो बातें जानता था। एक, मंजिल तक पहुंचने के लिए किस पड़ोसी की तरफ जाना है यानी वेक्टर या सिम्ट, और दो, वहां तक पहुंचने में कितने राउटर्स या हॉप्स लगेंगे यानी डिस्टेंस या फासला। बस। तो ये काम कैसे करता था? बहुत ही सादा तरीके से। ये बस रास्ते में आने वाले राउटर्स यानी हॉप्स गिनता था और हर 30 सेकंड बाद अपने पड़ोसियों को अपनी सारी मालूमात भेज देता था। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर नेटवर्क में कोई तब्दीली आती थी तो सब तक खबर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। और फिर आती है RIP की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर लिमिटेशन, सिर्फ 15 हॉप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई जगह 16 राउटर्स की दूरी पर है तो RIP के नज़दीक वो जगह दुनिया में मौजूद ही नहीं। वो उसे नाकाबिले रसाई समझता था। आप खुद सोचें, आज के इंटरनेट के लिए कितनी बड़ी रुकावट थी। अच्छा, तो हमने देख लिया कि मकामी नेटवर्क पर डिवाइसेस कैसे मिलती हैं और फिर बड़े नेटवर्क्स पर रास्ता कैसे तलाश किया जाता है।
मसला हल हो गया है ना? नहीं, जल्द ही एक और बड़ा मसला सामने आ गया। आईपी एड्रेसेस खत्म होने लगे। इंटरनेट इतनी तेजी से बढ़ा कि अरबों डिवाइसेस के लिए जो चंद अरब एड्रेसेस थे वो कम पड़ने लगे। तो अब क्या करें? यहां पर एक बहुत ही होशियार, एक बहुत ही कमाल की तरकीब इस्तेमाल की गई, जिसे कहते हैं नैट। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आईपी एड्रेसेस की कमी के बावजूद आज भी हमारा इंटरनेट चल रहा है। इसको समझने के लिए एक होटल की मिसाल लें। होटल का बाहर की दुनिया के लिए एक ही एड्रेस होता है ना? लेकिन अंदर सैकड़ों कमरे होते हैं और हर कमरे का अपना एक प्राइवेट नंबर होता है। नैट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये करता क्या है कि आपके घर या दफ्तर का जो राउटर है वो बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है, और अंदर आपके जितने भी फ़ोन, लैपटॉप या दूसरी डिवाइसेस हैं उन सबको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस दे देता है, बिल्कुल होटल के कमरों की तरह। इस एक चाल की वजह से करोड़ों पब्लिक आईपी एड्रेसेस बच गए। और ये ट्रैफिक को मैनेज कैसे करता है? ये डेटा पैकेट के हेडर को थोड़ा सा बदल देता है। इसकी सबसे आम किस्म है PAT यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये हर डिवाइस के कनेक्शन को एक अलग पोर्ट नंबर यानी एक तरह का कमरा नंबर दे देता है, ताकि जब बाहर से कोई जवाब आए तो राउटर को पता हो कि ये पैकेट किस कमरे यानी किस डिवाइस को देना है। चलें, तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अब इन सब चीज़ों को एक साथ रखते हैं और एक जल्दी से मुवाजना करते हैं ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। तो खुलासा ये है, सबसे पहले मैक एड्रेस टेबल, ये स्विच की मकामी याददाश्त है कि कौन कहाँ है। फिर था RIP, पुराना तरीका जो सिर्फ हॉप्स गिनता था। उसके बाद आई डायनेमिक राउटिंग, जो एक स्मार्ट GPS की तरह खुद रास्ते तलाश करती और अपडेट करती है। और आखिर में नैट, वो होशियार तरकीब जो एक पब्लिक एड्रेस के पीछे बहुत सारी डिवाइसेस को छुपा देती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। हमने देखा कि कैसे हर मसले के लिए एक होशियार हल निकाला गया। अब जबकि अरबों नई डिवाइसेस यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन आ रही हैं, तो नए चैलेंजेस भी आएंगे। तो सोचने की बात यह है कि इंटरनेट को इसी तरह चलते रहने देने के लिए अगली होशियार तरकीब क्या होगी।